अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यू ऑल टू द क्लाउड आउट ग्लोबल कंसल्टिंग। यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे एक ईआरपी सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑपरेशंस को और उसके रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को इम्प्रूव करने में आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। ईआरपी सिस्टम कौन सा होना चाहिए? तो बुनियादी तौर पर अगर हम पाकिस्तान की इन्वायरमेंट के हिसाब से बात करें तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस या इदारों के साइजेस हैं, इसमें दो ही जो इंटरनेशनल ईआरपी सिस्टम्स है आपको सूट करते हैं, सैप B1 या माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365। और उसके अलावा जो लोकलाइज्ड वर्जन्स हैं ईआरपी सिस्टम्स के वो भी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेशन होती है वो नॉर्मली सैप B1 की होती है या माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365। लेकिन क्योंकि कंपनीज के अपने बजट्स होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं, तो उस वजह से बाज़ औक़ात कंपनीज प्रेफर करती हैं कि लोकली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर्स को यूज किया जाए, बिकॉज पर यूजर जो कॉस्ट होती है इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर्स की, ईआरपीज की, वो काफ़ी हाई होती है और मौजूदा एक्सचेंज रेट में वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। बट एनी हाउ, आप कोई भी ईआरपी सिस्टम यूज करना चाहें तो जो उसकी बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम उस पर डिस्कशन करते हैं। तो ईआरपी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो सबसे बेसिक जो सेंट्रल आइडिया होता है वो होता है जीएल का। जीएल क्या है? जीएल बुनियादी तौर पर जनरल लेजर जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन सम अप होकर, समराइज होकर, कलेक्ट होकर आती है और उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि P&L और बैलेंस शीट बनती है, जिससे आपको कंपनी की परफॉर्मेंस और उसकी एसेट्स लायबिलिटीज के बारे में एक क्लियर पिक्चर मिलती है। अगर किसी भी इदारे ने इंफॉर्मेशन का फ्लो बेहतर बनाना है और इंटीग्रेशन करके इंफॉर्मेशन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है तो उसको साथ जीएल के और भी मल्टीपल मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें से नंबर 1 अकाउंट रिसीवेबल। इसको सेल्स का मॉड्यूल भी कहा जाता है, अकाउंट रिसीवेबल का भी कहा जाता है। दूसरा होता है अकाउंट्स पेबल का, इसको परचेज का मॉड्यूल भी कहा जाता है। तीसरा इसमें आ जाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मैनेजमेंट किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंसर्न में बहुत अहम होती है, सर्विसेज सेक्टर में ऑब्वियसली इसकी जरूरत नहीं होती। इसके अलावा प्रोडक्शन, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स जो उनसे हैं उसके लिए एक अहम मॉड्यूल है, क्योंकि अगर आप बहुत सी चीजें बनाते हैं तो रॉ मटेरियल्स की कॉम्पोजिशन और दूसरे कॉस्ट की एलोकेशन प्रोडक्शन मॉड्यूल के तहत आसान हो जाती है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होती है फिक्स्ड एसेट की। उसके बाद एचआर है। एचआर में दो तरह की चीजें चलती हैं, एक होता है जिसमें पेरोल बनता है और एक होता है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट का, जिसमें आप ऑनलाइन लीव एप्लीकेशंस, प्रोविडेंट फंड की एप्लीकेशंस, दूसरी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप इसमें और भी मॉड्यूल्स ऐड कर तो सकते हैं, लेकिन ये एक बुनियादी स्ट्रक्चर है किसी भी ईआरपी सिस्टम का। अब आपने किसी भी डिपार्टमेंट की अगर ऑर्गेनोग्राम को इंप्रूव करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट जो सा है ईआरपी के मॉड्यूल को इंप्लीमेंट करें, क्योंकि ये नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिसेस पे बनाए जाते हैं। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि आप कस्टमाइजेशन को मिनिमम रखें और ज्यादा से ज्यादा जो बिल्ट इन ऑप्शंस हैं या सेटअप्स हैं उन्हीं को यूज करें। मिसाल के तौर पे अब अगर आप बात करें अकाउंट रिसीवेबल की, तो अकाउंट रिसीवेबल की अगर हम प्रोसेस को गो थ्रू करें तो आपको उस पर एक सेल ऑर्डर मिलता है डॉक्यूमेंट, एक डिलीवरी ऑर्डर डीओ, एक डिलीवरी चालान और एक सेल इनवाइस और एक रिसीट। ठीक हो गया। अब आपने किसी भी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट को अगर ऑर्गेनाइज करना है तो आप एक सिंपल काम करें। सेल ऑर्डर, ये किसी भी
कंपनी में जो सेल्स पर्सन है या सेल्स मैन है वो सेल ऑर्डर एंटर करें और इसके बाद उस सेल ऑर्डर को उसका एचओडी अप्रूव करे और डीओ उसका अप्रूव करे या बनाए। डीओ से मुराद डिलीवरी ऑर्डर। डिलीवरी ऑर्डर का मतलब ये है कि इस सेल्समैन के सेल को एक्सेप्ट कर लिया, ऑर्डर को एक्सेप्ट करके एचओडी ने इसकी डिलीवरी का ऑर्डर इशू कर दिया। ये डिलीवरी ऑर्डर मिल में या फैक्ट्री में D&L यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के पास जाएगा और वो ईआरपी में उस डीओ को देखकर डिलीवरी चालान से टैग करके डिलीवरी चालान क्रिएट कर देंगे। याद रखें कि ये सारी आपस में टैगिंग होती है कि सेल ऑर्डर चाइल्ड डॉक्यूमेंट है और उसके ऊपर बुनियादी तौर पर डीओ जो सा है वो से टैग होगा, फिर डीसी टैग होगा और जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी तो बाज़-औक़ात एक ऑप्शन होता है कि ऑटोमेटेड सेल इनवाइस जनरेट हो जाती है कि जैसे डिलीवरी चालान बनेगा तो सेल इनवाइस जनरेट हो जाएगी, जिसके इम्पैक्ट क्या होगा कि वो जीएल में आपको सेल दिखाना शुरू कर देगा। नॉर्मली अगर सेल इनवाइस जो है वो रिसीवेबल डिपार्टमेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट सुबह आके डीसी को वेरीफाई करके डालता है और डिलीवरी रात के टाइम होती है तो क्या होगा कि इन्वेंट्री से स्टॉक तो माइनस हुआ होगा, ठीक है, लेकिन सेल बुक नहीं हुई होगी। सो इट्स अप टू यू कि जो आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अब कोई भी सिस्टम जो सा है ईआरपी का वो फर्दर इसको कैसे इंप्रोवाइज करेगा उसके लिए मैं थोड़ा इसको स्पेस क्रिएट करना चाहूंगा ताकि हम एक क्लियर पिक्चर देख सकें। सो अगर अकाउंट रिसीवेबल की हमने बात की थी और इसमें हम बात करते हैं सेल ऑर्डर की, तो सेल ऑर्डर जो सा है किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए नॉर्मली किसी भी ईआरपी सिस्टम में 3 मिनिमम लेवल गिवन होते हैं। इसमें पहला लेवल आपका प्रिपेयर करने वाले का होता है, दूसरा लेवल वेरीफाई करने वाले का होता है और तीसरा लेवल उसको अप्रूव करने वाले का होता है। तो तमाम कंपनीज अपनी मैन पावर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से ऑप्शंस को कम ज्यादा कर सकती हैं। कोई कंपनी सिंपल प्रिपेयर वाले को ही अप्रूवल के राइट्स दे सकती है कि अगर उसकी मैन पावर एक सिंगल सेल्समैन है, अगर कहीं प्रॉपर सेल्स डिपार्टमेंट्स है और उधर और बंदे भी हैं तो ये हायरार्की क्या होता है, ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होती है। और इसी तरह जब पेमेंट्स या रिसीट्स की आती है तो उसमें एक चौथा ऑप्शन भी आ जाता है प्री ऑडिट का, जिसमें ऑडिट डिपार्टमेंट सिस्टम के अंदर ही उसको चेक कर लेता है। तो ये एक बुनियादी स्ट्रक्चर आपने को मैंने डिफाइन करके बताया जिससे आप ये समझ सकते हैं कि ईआरपी सिस्टम किसी भी इदारे के ऑर्गेनोग्राम को, ऑपरेशंस को और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करता है। इसके अलावा एक और बुनियादी चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो ये है कि आप लोगों ने जीएल में स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है। तो इसमें याद रखें कि जो जीएल को में आप ट्रायल बैलेंस या चार्ट ऑफ अकाउंट कह लें, चार्ट ऑफ अकाउंट जब आप डेवलप करेंगे तो चार्ट ऑफ अकाउंट को आपने अपने ऑडिटेड अकाउंट्स के लिहाज से ड्राफ्ट करना है। बिकॉज याद रखें कि जो ऑडिटर्स होते हैं वो आपके ऑडिटेड अकाउंट्स को बेस्ट एनालाइज करके बेस्ट प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। तो आपके तमाम हेड ऑफ अकाउंट्स जो ऑडिटेड अकाउंट्स में गिवन है उसकी बेस पे आपका चार्ट ऑफ अकाउंट बनना चाहिए। उसमें आप नंबरिंग देख लें कि बैलेंस शीट में आप 1 एसेट को दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स को आप 1 दे दें, नंबर 2 आप करंट एसेट्स को दे दें, नंबर 3 आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को दे दें, नंबर 4 आप करंट लाइबिलिटीज को दे दें, नंबर 5 आप इक्विटी को दे दें, नंबर 6 आप इनकम को दे दें और नंबर 7 आप एक्सपेंसेस को दे दें। उसके बाद जो चार्ट ऑफ अकाउंट है उसमें अगर आपके कंपनी की जो लोकेशंस हैं वो डिफरेंट हैं, मल्टीपल साइट्स हैं, मल्टीपल ऑफिसेज हैं, तो कोशिश करें कि तमाम कॉस्ट सेंटर्स और प्रॉफिट सेंटर्स को आप कॉस्ट सेंटर्स में डिफाइन करें। और मिसाल के तौर पे अगर आपकी 2 फैक्ट्रियां हैं,
एक लाहौर में है, एक कराची में। तो याद रखें कि दोनों फैक्ट्रियों में आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होंगे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एडमिन, अकाउंट्स, ऑडिट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे। तो याद रखें कि जब भी आप क्लासिफिकेशन करें या लिंकिंग करें तो आगे सब कॉस्ट सेंटर्स भी लाजमी डिफाइन करें। सो इसका फायदा ये होगा कि सपोज आपने कोई खर्चा बुक करना है तो आप एक खर्चे को कॉस्ट सेंटर उस फैक्ट्री से लिंक करेंगे और फिर आगे लिंक कर सकेंगे कि ये किस डिपार्टमेंट का खर्चा है। तो ये वीडियो का मेन मकसद ये था कि ईआरपी सिस्टम कोई भी हो लेकिन उसके बुनियादी बेनिफिट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आप कभी भी ईआरपी सिस्टम की अफादियत से फायदा नहीं उठा सकेंगे और आप हमेशा उसमें मसाइल का शिकार रहेंगे।